Hello everyone, welcome to my channel once again. Today I'm going to present or presentations on weightlessness. एक ऐसे सेंसेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे आज और उसके रीज़न के बारे में जानेंगे कि क्यों कभी कभी हम अपना ही भार कम महसूस करते हैं डिफरेंट फिज़िकल सिनेरियोज़ में, चाहे हम लिफ्ट में जा रहे हों या स्पेस में ट्रैवल कर रहे हों या फ्री फॉल के मोशंस में हो, तो हम खुद ही अपना वज़न जो है वो डिफरेंट महसूस करते हैं। तो इस वेटलेसनेस के डिस्कशंस में जो छोटी छोटी चीज़ों के डिस्कशंस आने वाला है उसमें सबसे पहला है कि मास क्या है, व्हाट इज़ द मास। फर्स्ट टॉपिक वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द मास कि एक्चुअली में मास क्या होता है। सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द वेट ऑफ ए बॉडी का वेट क्या होता है, ठीक है। देन आफ्टर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ वेटलेसनेस, वी विल गोइंग टू डिस्क्राइब इट and then we will move on to know about why do we feel weightlessness जो हम महसूस करते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है। then we will move on why astronauts feels weightlessness in the space, जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में होता है तो वो वेटलेसनेस क्यों महसूस करता है। एंड द लास्ट वन व्हाट एक्चुअली द वेजिंग मशीन्स मेजर्स, ये जो वेजिंग मशीन्स है वो एक्चुअली में क्या मेज़र करता है। इन सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, बट प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। और इससे पहले आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ मास। ओके, सो मास के बारे में एक मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स एंड द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर का, किसी भी वस्तु का ये सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वी कैन डिफाइन मास एज द मेजर, वी कैन डिफाइन मास एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी वस्तु में कितना मैटर है उसका एक मेजरमेंट जो है वो मास बताता है, ठीक है। वी कैन डिफाइन मास एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। दिस इज व्हाट द मास इज। नाउ जो उसका मेजरमेंट का यूनिट है हम लोग सब जानते हैं कि किलोग्राम है। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भैया 1 किलो चीनी दे देना। So what is this 1 kg of chini? This is the mass of the substance which you are purchasing, 1 kg. Okay? अब हम लोग क्या होता है कि the mass of a body it does not changes at any time. तो ये जो 1 kg चीनी आपने परचेस किया, अगर आप रास्ते में ला रहे हो और आप अपने घर पे लिफ्ट में बैठ करके ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, तो क्या वो 1 kg का चीनी जब आप लिफ्ट एक्सेलरेट होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो क्या वो बदल जाता है? वो 1 kg का चीनी ही रहता है। तो मास ऑफ द बॉडी इट डज नॉट चेंजेस एट एनी टाइम। किसी भी सिचुएशंस में मास ऑफ द बॉडी नहीं बदलेगा। केवल एक स्पेशल केसेस है जहाँ पे क्या होता है, ओनली ए सर्टेन केसेस व्हेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन अवे और टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी, तो तब मास जो है बॉडी का चेंज करता है। जैसा कि आप न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसका मास क्या होता है, चेंज होता है जब उसके भीतर से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो वो एक अलग केस होता है। तो मास के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप कि बन गई होगी कि मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है किसी बॉडी में, और ये किसी भी परिस्थिति में ये जो मास का वैल्यू है वो नहीं बदलता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी फिजिकल कंडीशन में चले जाओ, ठीक है, द मास विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वेट ऑफ ए बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ ए बॉडी? जनरली होता क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास और वेट के बीच में जो मतलब जनरल लाइफ में जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, कितना वेट है इसका, तो बोलते हैं 5 kg वेट है, बट दिस इज नॉट द केस इन फिजिक्स, ठीक है। वेट जो है वो डिफाइन किया जाता है, वेट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी भी बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है वो उस बॉडी का वेट कहलाता है। अब जैसे आप 1 kg चीनी लेके आ रहे हो तो उसका मास हो गया 1 kg, ठीक है, लेकिन उसका वेट कितना हुआ? तो देखो जब मास हो गया 1 kg, फार्मूला क्या है? तो वेट का फार्मूला है W इज इक्वल टू
mg। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। अब अगर आप 1 kg चीनी ला रहे हो तो मास की वैल्यू कितनी हो गई 1 kg, और जो आपका ग्रेविटेशनल जी जो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज बेसिकली मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो इस अर्थ पे मान लो ये अर्थ का सेंटर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ये अर्थ अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचता है, ठीक है, ये अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, तो खींचता है। तो ये जो अपने तरफ सेंटर की तरफ खींचता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है खींचने का, वो जी जो होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो मास तो हो गया 1 kg, और आपको पता है अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो गया। तो जब आप वेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर 1 kg और इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट तो 9.8 और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो गया, तो न्यूटन हो गया। तो वेट एक्चुअली में 1 kg चीनी का वेट कितना हो गया, तो 9.8 न्यूटन हो गया। तो वेट एक्चुअली में क्या है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग इन अ बॉडी। रियल जनरल लाइफ में जो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, 5 kg को भी आप वेट ही मान लेते हैं, ऐसा फिजिक्स में नहीं है। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग इन अ बॉडी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्चुअली में अर्थ पे वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि वेट जो है, यहाँ से सॉरी हट जाना चाहिए था, 1 मिनट कर दो। तो वेट जो है आपका, वेट डिपेंड्स ऑन द मास, जैसा कि आप देख रहे हैं इस इक्वेशन से कि वेट W एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास इंटू जी, ओके। सो डी, तो वेट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी, और द मास में नॉट चेंजेस। मास तो चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि मास रिमेन्स द कांस्टेंट बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, बट द एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी डज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस कहने का मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, मतलब एक लार्ज वेरिएशन जब होगा प्लेस का, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेट जो है किसी भी बॉडी का, वो प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा, मास तो नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एक्चुअली में वो कैसे वैरी करता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द सेंटर, एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसके बीच जो ये डिस्टेंस है, मान लो ये r डिस्टेंस है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जब बड़ा होगा, ठीक है, जब ये डिस्टेंस बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, g डिक्रीजेस। और जब ये रेडियस छोटा होगा तो जी ये क्या होगा, 1/r है, तो ये बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगा। समझ में आ गई बात। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि मास पृथ्वी पे डिफरेंट लोकेशंस पे कैसे वैरी करेगा। दिस इज द अर्थ। जनरली हमारा एज्यूम्शन ऐसा होता है कि अर्थ हमारा क्या होता है, स्फीयर होता है, बट दिस एज्यूम्शन इज रॉन्ग। अर्थ इज एक्चुअली ए स्फेरॉइड। स्फेरॉइड करने का मतलब देखिए, यहाँ जो पृथ्वी है इस एरिया में आकर के क्या हो रहा है कि सेंटर अगर ये है, तो यहाँ सेंटर से इस एरिया का जो डिस्टेंस है ये r है, और जो यहाँ इस सेंटर से जो अपर में जो ये पोल है, ये नॉर्थ पोल सपोज करो, ये नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल का जो यहाँ डिस्टेंस है सेंटर से, वो क्या हो जा रहा है, ये मान लो कैपिटल R है। तो तुम देख रहे हो कि स्फेरॉइड होने की वजह से जो रेडियस R की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा एक स्फेरॉइड है।
तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बंदा सपोज करो नॉर्थ पोल पे है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट या कोई बंदा यहाँ नॉर्थ पोल पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे इक्वेटर है, ये जो लाइन है, ठीक है, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बंदा है। अब ये देखो यहाँ जो डिस्टेंस है सेंटर से इसकी डिस्टेंस कम है और यहाँ जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ जो जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो कम होगा। क्या होगा, जी का वैल्यू यहाँ पे क्या लगेगा, कम लगेगा। यहाँ पे जी का वैल्यू क्या लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा। तो क्या होगा कि ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द नॉर्थ पोल वुड एक्सपीरियंस मोर वेट। क्यों, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल पे जो बंदा है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी का वैल्यू है, जी एट द नॉर्थ पोल इट इज़ ग्रेटर देन जी एट द इक्वेटर। तो क्या होगा, जो मास निकालोगे मास m इंटू जी एट द नॉर्थ पोल एंड दिस इज ग्रेटर देन m इंटू जी एट द इक्वेटर। तो कहने का मतलब क्या होगा, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द नॉर्थ पोल वुड एक्सपीरियंस मोर वेट एज ही इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ देन द पर्सन स्टैंडिंग एट द इक्वेटर। तो जो बंदा नॉर्थ पोल पे होगा उसको उसका वेट ज़्यादा महसूस होगा इन कंपैरिजन टू द पर्सन स्टैंडिंग एट द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर सेंटर ऑफ अर्थ से दूर है और दूर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसके लिए कम हो जाएगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदला मतलब उस बंदे का वेट बदला। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि एक्चुअली में जो आपका वेट होता है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है और वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे जिसके हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, बदलती है। अब ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ कि मास और वेट में क्या अंतर है। तो मास कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि क्या होता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैटर तो होगा ही, तो किसी भी स्थिति में बॉडी का मास जीरो नहीं होने वाला है। अगर वो नॉन जीरो मास का बॉडी है तो वो मास कभी भी किसी स्थिति में ज़ीरो नहीं होगा। और वेट कैन बी ज़ीरो, याद रखिए वेट जो होगा वो ज़ीरो हो सकता है किस सिचुएशंस में, जैसे कि एज इन ए स्पेस इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट द वेट बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो उसको वेट जो है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वेट के केस में दो चीज़ है, एक तो क्या है कि बॉडी का वेट, एक्चुअल वेट, मतलब सपोज करिए कि ये बॉडी है, ठीक है, दिस इज़ अ बॉडी। अब इस बॉडी पे, और दिस इज़ एन अर्थ, तो ये इस बॉडी पर क्या कर रहा है, ये अर्थ अपने सेंटर के टुवार्ड्स जो है सो खींच रहा है। तो इस पे जो इसका वेट हो गया वो क्या हो गया, मास इंटू जी, एम इंटू जी, ये हो गया इसका वेट। लेकिन ये जो वेट फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, समझिए इस बेसिक चीज़ को। ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है, चाहे ये कोई लिविंग बींग्स हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, ये इस फोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो वेट है, जो आप वेट, एक दो चीज़ें, एक तो वेट हो गया और एक जो आपका परसीव्ड वेट है जो आप महसूस करते हो। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। तो वेट जो है, जो रियल वेट है वो आपका जो है तो क्या है, m इंटू जी है। लेकिन अब आप क्या परसीव करते हो, परसेप्शन ऑफ वेट। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपना एक भार महसूस कर रहा हूँ कुर्सी पर बैठ करके, क्यों, क्योंकि कुर्सी जो है वो मुझ पे अपोजिट डायरेक्शंस में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है और मैं उसी को महसूस कर रहा हूँ और मैं उसी को समझ रहा हूँ कि यही मेरा वेट है। ठीक है, हालांकि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरा परसेप्शन सही हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें, मतलब सिचुएशंस ऐसे होंगे जहाँ मेरा परसेप्शंस मेरे एक्चुअल वेट को बता पाने में सक्षम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेट जो है, एक्चुअल वेट कब जीरो होगा, एक्चुअल वेट डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जब स्पेस में, जब आप अर्थ के मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत ज़्यादा दूर हो गए तो जी की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, उस केसेस में आपका वेट जो है सो ज़ीरो हो सकता है। सो वेट कैन बी ज़ीरो, जैसे एज इन एन स्पेस इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेट्स बिकम जीरो। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शंस। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वेट जो है सो m इंटू जी है। जी क्या है, जी एक वेक्टर क्वांटिटी है
और इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब आइए, मास इज कॉमनली मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, वेट इज कॉमनली मेजर्ड इन न्यूटन्स। ठीक है, जनरल लाइफ में जो वेट के परसेप्शन है उसको बदल लीजिए, वेट मतलब इट इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड मास मतलब इट इज मेजर्ड इन केजी। उसके बाद मास डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, क्योंकि मास क्या है फंडामेंटली जो है सो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी है, और ये परसेप्शन जो अमाउंट ऑफ मैटर का है वो किसी भी सिचुएशन में बदल नहीं सकता है। तो मास डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस, बट वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जैसा कि आपने देखा कि नॉर्थ पोल पे आपको वेट अलग महसूस होगा और जब आप इक्वेटर पर रहेंगे तो अलग महसूस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो दोनों जगह पे अलग अलग होती है, बिकॉज द नॉर्थ पोल इज मच नियरर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर। ठीक है, now the mass may be measured using ordinary balances, weight is measured using spring balances के थ्रू weight का measurement होता है। Now let's begin discussions on what is weightlessness। weightlessness एक्चुअली में क्या होता है? तो weightlessness के बारे में अगर आप कहें तो weightlessness क्या है? weightlessness is a term used to describe the sensations of complete or near complete absence of weight। मतलब कि एक ऐसा सेंसेशन जब आपको महसूस हो कि आपका वेट कम हो गया हो या पूरे के पूरे मतलब ज़ीरो हो गया, जब आप अपना जब वेट महसूस ही नहीं कर पा रहे, तो वो जो सेंसेशन है वो एक्चुअली में वेटलेसनेस का सेंसेशन जो है सो कहलाता है। एंड दीज सेंसेशंस आर कॉमन इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। इस तरह का जो सेंसेशंस आप जनरली कब ऑब्जर्व करते हैं, जब आप फ्री फॉल के कंडीशंस में होते हैं। मतलब जैसे कि छत से आपने छलांग लगा दी, the moment you मतलब jump out of the roof, you will observe that you have no weight, you feel yourself to be weightless। ठीक है, तो इस तरह का सेंसेशंस वहाँ भी होता है। या दूसरा कह सकते हो कि जो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन द अर्थ ऑफन एक्सपीरियंसेस द सेंसेशंस ऑफ वेटलेसनेस। ये एग्जांपल है, इसने क्या किया, इस बंदे ने तो उसने छलांग लगा दी जो है सो छत से, मतलब ये क्या है, स्टेट ऑफ फ्री फॉल में है। अब जब स्टेट ऑफ फ्री फॉल के कंडीशन में है, मतलब उसका नीचे आने का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो ये जी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। तो उस केसेस में इस पे इसका वेट तो है, इस पे वेट mg जो है, इस पे वेट एक्चुअली भी, क्योंकि मास तो है इस बंदे का, मान लो m मास है तो मास तो है होगा ही होगा, और अर्थ इसको अपने मतलब टुवार्ड द सेंटर जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर ही रही है। तो इसका जो मास है, मतलब मास भी है और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऐड कर रहा है, तो इसका जो वेट है, रियल वेट जिसको आप बोलोगे रियल वेट, ये तो mg ही है। ठीक है, लेकिन ये बंदा अपने आप को वेटलेस महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि वाई द पर्सन्स फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, ऑब्जर्व्स हिम टू बी अ वेटलेस। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों ऑब्जर्व करेगा कि एक वेटलेस पर्सन मतलब वेटलेस है जब उस मोमेंट पे जब वो जंप कर रहा होता है। क्या नहीं तो आपका दूसरा केस जैसे एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन द अर्थ ऑफन एक्सपीरियंसेस दिस वेटलेसनेस जो है, जैसे ये है तो ये ऑर्बिट मतलब अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट कर रहा है, तो वो भी वेटलेसनेस महसूस करता है, क्योंकि ये भी जो है एक्चुअली में क्या है, एक कंडीशन ऑफ फ्री फॉल ही है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है वो एक्चुअली में एक फ्री फॉल का ही कंडीशंस होता है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि जिस हाइट पे वो चक्कर लगा रही है, जैसे मान लो अर्थ ये है और ये इस हाइट पे चक्कर लगा रही है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट है फ्रॉम सेंटर, तो क्या होगा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये वेटलेस महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे ऑर्बिटिंग होती है, ऐसे घूम रहा होता है। एक्चुअली में अपने एक्चुअल पोजीशन में इसका ये हो गया, तो जैसे थोड़ा देर के बाद ये यहाँ आया तो एक्चुअली में क्या हो गया, ये अपने एक्चुअल पोजीशन से नीचे आया। तो ये एक्चुअली में क्या है कि इनफाइनाइटली जो है सो फ्री फॉल में है। मतलब ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है वो क्या है कि इनफाइनाइटली फ्री फॉल के कंडीशंस में ही होता है, और फ्री फॉल में आप वेटलेसनेस महसूस करते हो। क्यों करते हो ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कशंस में देखते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई, वेट है फिर भी आप जो महसूस कर रहे हो वो वेटलेसनेस कहलाया जो है सो। ऐसा नहीं वेट जीरो हो गया, फ्री फॉल में है तो वेट तो काम कर ही रहा है, फिर भी आप वेटलेस महसूस कर रहे हो। तो वेटलेसनेस क्या है?
weightlessness is a sensation experienced by an individual where there is no external object touching one's body. आप जो वेटलेसनेस क्या है, एक ऐसा सेंसेशन आप एक्सपीरियंस करते हैं कब, जब कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आपके बॉडी को टच नहीं कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे क्या फ्री फॉल में जब आप होते हैं तो फ्री फॉल में भी क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है सो आपको टच नहीं कर पाती है। अब देखिए यहाँ से ये बंदा फ्री फॉल में है, इस बंदे पे जो है सो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस पे वेट तो mg काम कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो बंदा है ये अपने आप को क्या महसूस कर रहा है, वेटलेस महसूस कर रहा है, ठीक है, वेटलेस महसूस कर रहा है फ्री फॉल के दौरान। क्यों? क्योंकि इस बंदे पे कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है। इस पर अगर कोई कांटेक्ट फोर्स लगेगा तभी वो अपने वेट को महसूस करता है। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं अपना वेट महसूस कर रहा हूँ बिकॉज द चेयर इज अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन मी एंड आई एम ऑब्जर्विंग दैट फोर्स ओनली। और चूंकि मैं रेस्ट में हूँ, मैं एक्सेलरेशन में नहीं हूँ, तो वो दोनों फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, इसीलिए मैं अपना वेट महसूस करता हूँ। फ्री फॉल में क्या है कि इस पर लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है mg, और ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये उसको महसूस ही नहीं कर सकता है। महसूस कब करेगा, जब कोई बॉडी इसको टच करेगी, उसके सहारे वो टिका हुआ होगा, तब वो महसूस करेगा अपने वेट को। तो इसलिए वेटलेसनेस इज अ सेंसेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट टचिंग वंस बॉडी, ठीक है। The sensations of weightlessness exist when all the contact forces are removed। अगर मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, उसी से एग्जाम्पल से समझ लें कि इस बंदे पे कोई कांटेक्ट फोर्स काम नहीं कर रहा है, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो क्या है, एक्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट कर रहा है। और ये क्या है, ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इस फोर्स को ये डायरेक्टली महसूस नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप खुद का वेट महसूस करने के लिए अगर कोई सपोज करिए यहाँ एक सरफेस होता और उस पर ये लेटा रहता, तो ये सरफेस उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता, और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जो है तो वो महसूस कर पाता। और चूँकि ये रेस्ट में होता तो आप ये लिख सकता था कि ये जो n है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो n है, एंड दिस n इज इक्वल टू द वेट mg, और ये कहता कि मैं अपना वेट महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। तो वेटलेसनेस ये नहीं कह रहा है कि इसका वेट जीरो हो गया, वेट इज एग्जिस्टिंग एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू जी, बट द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इज अपीयरिंग बिकॉज नथिंग इज इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन। और जब कोई चीज़ उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को तो महसूस करने से रहा, तो वो अपने आप का वेट नहीं महसूस कर पाता। आई होप कि समझ में आया होगा आपको इधर से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब बंदा फ्री फॉल में होता है तो क्या होता है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो एक फोर्स इस पर काम करता है और वो क्या होता है, तो फोर्स ऑफ फ्री फॉल में द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस इज द mg एंड दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये एक मात्र फोर्स है, इसी चीज़ को मैं पहले स्लाइड में भी बता रहा था। क्योंकि ग्रेविटी क्या है, इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखिए ग्रेविटी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो इट इज़ नॉट, मतलब क्या होगा, तो इट कैन नॉट बी फेल्ट विदाउट एनी अपोजिंग फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को ये बंदा महसूस नहीं कर सकता है जब तक लग कि इस पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं एक्ट करेगा। And this is the reason why you feel weightlessness in the state of free fall. Weightlessness is only a sensation, remember it, not a reality corresponding to an individual who has lost the weight. एक reality नहीं है, it is a sensations you feel, ठीक है, it is not a reality. Weightlessness has little to do with the weight. वेट के साथ बहुत कम ही इसका नाता है, and a lot to do with the presence and absence of the contact force, ठीक है। तो वेटलेसनेस जो सेंसेशन है इसका बहुत कम नाता वेट के साथ है। फ्री फॉल में भी वेट एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन कोई कांटेक्ट फोर्स उस पर्सन पे नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने आप को वेटलेस महसूस कर रहा था। तो उसका जो परसेप्शन है वो एक्चुअली में उसका अपरेंट वेट हो गया। दिस इज़ द अपरेंट वेट। अब ये तो फ्री फॉल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लिफ्ट में होंगे तो आप अपने, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी या नीचे एक्सेलरेट होगी तो आप अपने वजन में एक कमी को महसूस करोगे। दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द वेटलेस कंडीशंस, ठीक है, बट यू ऑब्जर्व योर वेट
इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड। कैसे? क्योंकि जो लिफ्ट का फ्लोर होगा वो आपके पाँव पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा वो वैरी करेगा विथ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशंस ऑफ द लिफ्ट। आप उसको ऑब्जर्व करोगे, आप महसूस करोगे कि आपका वेट इंक्रीज किया, आपका वेट डिक्रीज किया। तो ये जो आपका परसेप्शन है, जो आप महसूस कर रहे हो, वो एक्चुअली में क्या है? अपरेंट वेट है, ठीक है। और रियल वेट तो आपका mg ही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, ठीक है। तो ये सारे स्लाइड्स आपने डिस्कस कर लिया कि वेटलेसनेस हैज लिटिल टू डू विद द वेट एंड अ लॉट टू डू विद द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। व्हाई एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस इन द स्पेस? जनरली लोग कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स इसलिए वेटलेस महसूस करता है क्योंकि वहाँ स्पेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा भी नहीं है कि स्पेस में नेग्लिजिबल हो जाता है, इट एग्जिस्ट। सो होता क्या है एक्चुअली में कि पहले तो सब देख ले स्लाइड में, डू एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेस बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द स्पेस? क्या ऐसा है, ऐसी स्थिति है क्या? इस पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा हो, गेस कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए आप देखिए, एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिटिंग इन द स्पेस फील्स ए सेंस ऑफ वेटलेसनेस because there is no external force, contact force in the space pushing or pulling upon the bodies। इस पे कोई एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी। इस पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो mg हो गया, ग्रेविटेशनल ये mg वेट हो गया, और यही क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटी बीइंग एन एक्शन एट ए डिस्टेंस, the force cannot be felt and therefore would not provide any sensations of weight। सिंपल सी बात है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डू एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी? तो मैंने तो कह दिया कि वो ऐसा नहीं है कि वहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है। वेटलेसनेस महसूस करने के पीछे जो कारण है वो सिमिलर टू द रीज़न व्हेन ए पर्सन इज इन द फ्री फॉल। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा होता है तो एक्चुअली में वो इनफाइनाइटली वो फ्री फॉलिंग कंडीशंस में ही होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, देखो जैसे मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, आपको इसको समझो जरा सा। फ्री फॉल में क्यों? कोई भी जो मतलब प्लैनेट्स है, अगर वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, मून्स है, तो एक्चुअली में वो फ्री फॉल है, दे आर फ्री फॉलिंग टुवार्ड्स द अर्थ। आपको नहीं रियलाइज़ होगा, आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक से समझो इस चीज़ को। अगर मान लो यहाँ से आप एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हो किसी वेलोसिटी के साथ, तो ये प्रोजेक्टाइल जाएगी ऐसे गिरेगी। अगर आप स्केप वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट लॉन्च करोगे तो क्या होगा? ऐसे जाएगी, एक एंगल से जाएगी और फिर नीचे आएगी। अब ये जब यहाँ आई, अब जब ये नीचे आएगी तो अर्थ आपका क्या है? ये जो है आपका अर्थ ऐसा गोला था, ठीक है। आप समझिए इसको, मैं इस पर इतना राउंड नहीं बना सकता हूँ। अब ये स्केप करके अब जब नीचे आएगी, अर्थ ग्रेविटी की वजह से जब ये नीचे आना स्टार्ट करेगी तो वो एक्चुअली में ऐसे आएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका क्या है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो वो ऐसे रोटेट करेगा। तो चलो देखिए यहाँ क्या इनिशियली यहाँ थी, अब थोड़ा देर के बाद ये यहाँ आ गई, तो कम से कम ये अपने इनिशियल हाइट से इतना हाइट जो है h हाइट क्या हुआ, ये नीचे गिरी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रोटेटिंग अराउंड एन अर्थ इज एक्चुअली इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। इनफाइनाइटली फ्री फॉलिंग सिचुएशन में ही वो ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्री फॉल में आपको पता है कि वेटलेसनेस आप क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आपका कोई कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट नहीं करता है, इसलिए नहीं करते हो। सो एज्यूम्शन दैट द एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द स्पेस। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द स्पेस, ये जो है सो ये बात गलत है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आप वेटलेसनेस महसूस कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। क्या रीज़न है कि इफ़ दे, समझ लो इस चीज़ को कि इफ़ इट वेयर ट्रू देन इट वुड वायलेट द सर्कुलर मोशन प्रिंसिपल। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, क्योंकि उसका वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका जो है सो क्या हो रहा है, तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है सो इसके बस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए उस पर एक फोर्स जरूर काम कर रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने डिस्कशंस में। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट फोर्स विच इज इंश्योरिंग द सर्कुलर मोशन, विच इज इंश्योरिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स
फॉर सर्कुलर मोशंस। तो ये तो चीज़ हो गया कि सर्कुलर मोशन के प्रिंसिपल को ही वैलिडेट कर देगा। अगर ग्रेविटी नहीं होगी, जी अगर नहीं होगा, तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हो रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी है, तभी तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो फिर वो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस इज सर्टेनली लेसर देन द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सर्फेसेस। कम हो सकता है, ये नहीं कहा जा रहा कि कम नहीं हो सकता है, कम हो सकता है लेकिन ज़ीरो तो नहीं हो सकता। बट इट इज़ नॉट स्मॉल इनफ टू अकाउंट फॉर द ड्रास्टिक रिडक्शंस इन द वेट। ठीक है, तो ये जो चीज़ मानना है कि स्पेस में वेटलेसनेस के महसूस करने के पीछे जो कारण है कि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, वो एक्चुअली में गलत है, क्योंकि ग्रेविटी है वहाँ पे। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि थोड़ी कम हो, क्योंकि डिस्टेंस जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो एक्चुअली में थोड़ी बहुत वैल्यू घट जाएगी ग्रेविटी, बट ग्रेविटी तो ऑब्वियसली वहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी। तो वो एस्ट्रोनॉट वेटलेस क्यों महसूस कर रहा है, उस पर बात हो रही है जो है सो। तो उस चीज़ के लिए जो है सो आप समझ लीजिए कि मैंने बता दिया कि जब आप स्पेस में होते हैं और स्पेस में जो मतलब आप जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, आपका स्पेस सेटेलाइट जो होता है, जब आप चक्कर लगा रहे होते हैं तो एक्चुअली में वो स्टेट ऑफ फ्री फॉल होता है। और स्टेट ऑफ फ्री फॉल चाहे वो आप स्पेस में हो या फिर आप अर्थ के सरफेस पे जब आप छलांग लगाते हो नीचे, दोनों के केसेस में चूँकि आपके चारों ओर जो है सो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स लग नहीं रहा है, तो आप वेट को महसूस नहीं कर पाओगे। यू विल फील वेटलेस एज इफ़ यू वेर इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यही एक रीज़न है। ये कह देना है कि वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं एग्जिस्ट करता है, वो गलत होगा जो है सो। ठीक है, अब चलिए वेजिंग मशीन जो है सो व्हाट वेजिंग स्केल डजंट मेजर्स वंस वेट। इस बात को समझिए, जब आप वेजिंग मशीन्स पे खड़े होते हैं तो ये आपका वेट नहीं मापता है। ठीक है, क्यों नहीं मापता है वेट? क्योंकि ये जो है सो एक्चुअली में क्या नापता है, ये आपको स्केल रीडिंग जो है, ये जो स्केल रीडिंग है, इट इज़ द मेजर ऑफ द अपवर्ड फोर्स अप्लाइडेड बाय द स्केल टू बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन द पर्सन्स स्टैंडिंग ऑन द स्केल। ये जो है तो क्या मेज़र करता है, तो इट मेजर्स क्या चीज़, तो स्केल रीडिंग जो है सो क्या मेजर करता है कि ये अपवर्ड फोर्स, मतलब स्केल रीडिंग इज द मेजर ऑफ द अपवर्ड फोर्स। ये जो स्केल है ये आपको बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस में अप्लाई कर रहा होगा। मैं यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ, तो आपके पाँव पे ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जो कि आपके वेट को बैलेंस करने के लिए। तो ये अपवर्ड फोर्स को नापता है जो है सो, ये आपका वेट नहीं नापता। आपका वेट तो वर्टिकली नीचे की ओर mg एक्ट कर रहा होगा ना, लेकिन ये वो नहीं नापता है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नापता है। ये जो अप्लाई कर रहा है आपके वेट को बैलेंस करने के लिए, आप वो ये चीज़ नापता है जो है सो। ठीक है, तो ऐसा जब है केस तो समझिए इसको, जैसे ये वेजिंग मशीन्स है, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है कि आप जब उस पर खड़े हैं तो आपका क्या हो रहा है कि आपका वेट mg नीचे की ओर एक्ट हो रहा है। तो पाँव से जब आप इस वेजिंग मशीन को दबाओगे तो ये वेजिंग मशीन आपको ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n अप्लाई करेगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है यही इस स्केल का रीडिंग होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो ये रेस्ट में है, तो आप लिख सकते हो कि n इज इक्वल टू mg, मतलब रीडिंग ऑफ द स्केल n क्या है, यही है n जो है, n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, यही है क्या है, रीडिंग ऑफ द स्केल, रीडिंग ऑफ द स्केल, यही n है। तो यहाँ n इज इक्वल टू mg हो गया, बट एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि n इज इक्वल टू mg हो, वो डिफरेंट सिनारियोज़ में अलग होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट मतलब स्लाइड में डिस्कस करेंगे जो है सो। तो ये चीज़ समझ ले कि वेजिंग मशीन कभी भी आपका वेट नहीं नापता है, वो आपके वेट को बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस में लगाता है वो उसको मेज़र करके शो करता है। और चूँकि आप क्या हैं, रेस्ट में हैं, तो n इज इक्वल टू mg हो जाता है। ठीक है, तो the scale reading is the measure of the upward force applied by the scale to balance the downward force of the gravity acting upon the person standing on the scale। समझ आइए, स्केल रीडिंग क्या है, तो स्केल रीडिंग क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द अपवर्ड फोर्स, दिस इज द मेजर ऑफ द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द स्केल। ठीक है, टू बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द स्केल। सो व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द टू फोर्सेस आर बैलेंस। तो ये जो चीज़ है, ये जो रिलेशंस है वो क्यों इस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है,
बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है, इसलिए ये बराबर, ये केस बराबर हो गया। लेकिन लिफ्ट वगैरह में जब आप वेजिंग स्केल पे बैठोगे, लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगी या नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगी, तो उन केसेस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में आप नहीं होते हो, तो उस केसेस में जो वेजिंग मशीन्स रीडिंग देगा आपका, वो आपके रियल वेट के से डिफरेंट होगा और वो आपका एपरेंट वेट कहलाएगा, जिस पे सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है सो। तो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस अबाउट दिस। तो याद रखिए इस चीज़ को कि इट डजेंट मेजर योर वेट, वेजिंग स्केल डजेंट मेजर योर वेट बट इज मेजर ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स दैट बीइंग अप्लाइड टू द बॉडी। आपके बॉडी पे वेजिंग मशीन जो कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उसको नापता है, ठीक है। हम सब Yes. Now, in the direction of weightlessness, let us see an example. A woman is standing in an elevator, and she is standing on a weighing machines. Now, what happens when the elevator goes up or when the elevator goes down? They are the two cases. First of all, you should be aware about the fact that the weighing machines doesn't measures your weight. ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, इसी डिस्कशन में बताया है कि वेजिंग मशीन्स क्या मेजर करता है, द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड एट योर फीट, ठीक है, टू काउंटर बैलेंस योर वेट, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये लेडीज है और ये लेडी क्या है, लिफ्ट में बैठी हुई है। लिफ्ट में जब वो बैठी हुई है तो उस केसेस में क्या हो रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम से देखो। सपोज करो कि ये वुमन है, ठीक है, सपोज करो कि ये वुमन है, दिस इज वुमन। इस वुमन पे जो वेट होगा इसका, वो तो नॉर्मली वेट नीचे की ओर ऐड करेगा ही करेगा। ये रहा इसका वेट, वुमेन का मास, मान लो ये m मास की लेडी है, तो इसका मास हो गया m और ये हो गया g। ये क्या हो गया, तो वेट GST, ये हो गया वेट ऑफ द वुमन, ठीक है, ये एक्चुअल वेट है वुमन का, ओके। अब ये क्या है, वेजिंग मशीन पे स्टैंडिंग है, तो इस वेट की वजह से ये जो वेट है ये एक्चुअली में कहाँ लगेगा, इस सरफेस पे लगेगा, वेजिंग मशीन के सरफेस पे लगेगा। तो वेजिंग मशीन क्या करेगा, इस पे एक अपोजिट डायरेक्शंस में जो है सो वुमन पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो अप्लाई करेगा वो ये रहा, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वेजिंग मशीन्स ऑन वुमन। और यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है सो आपका वेजिंग मशीन एक्चुअली में मेजर करता है, जो वो अप्लाई करता है आपके वेट को काउंटर करने के लिए। तो अगर ये जो लिफ्ट है, मान लो ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन से, अपवर्ड डायरेक्शन से, और ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि लिफ्ट जो है, तो सपोज करिए कि अभी फिलहाल मेरे एग्जाम्पल में ए वाई एक्सेलरेशन से जो है सो ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो और ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है वो मैं लिफ्ट में बैठ के नहीं बना रहा हूँ, मैं बाहर, लिफ्ट से बाहर इस घटना को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठ करके ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ बैठ करके बनाने की वजह से ही मुझे सूडो फोर्स की चिंता नहीं है, क्योंकि इस लिफ्ट में एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेटेड फ्रेम में अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे वुमन पे एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं न्यूटन्स लॉस को अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं लिफ्ट से बाहर बैठ करके घटना को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो वुमन है वो अपवर्ड ए वाई एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। शी इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए वाई। तो सिंपल सा ये न्यूटन सेकेंड लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन माइनस ये जो नीचे फोर्स लग रहा है वुमन पे mg, और ये जो mg है ये कैपिटल है, एंड दिस इज इक्वल टू जो इसका मास हो गया m और उसका जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, ay है, m इंटू ay। ये इक्वेशंस आपको किस नियम से मिला, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से आपने ये इक्वेशंस निकाला। इससे आप ये निकाल सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इज इक्वल टू, ये एक्चुअली में कैपिटल m है सो कंफ्यूज मत होइएगा, n इज इक्वल टू mg प्लस m इंटू ए वाई। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकल के आया वो क्या निकल गया, m यहाँ पे g प्लस यहाँ पे। तो इससे पहले मैंने देखा कि जो आपका जो वेजिंग मशीन्स था वो आपका वेट इसलिए नाप पाता था क्योंकि
इक्विलिब्रियम की अवस्था थी, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो n इज इक्वल टू mg हो जाता था। आप कहते थे कि मेरा एक्चुअल वेट वो वेजिंग मशीन आपको नाप के दे दिया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आप एक्चुअली इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप इक्विलिब्रियम में नहीं है, आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो आपने निकाला कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है विच इज अप्लाइडेड ऑन द वुमेन्स फीट, उस औरत के पैर पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेजिंग मशीन अप्लाई कर रहा है, वो वैल्यू आ गया mg प्लस a, जो और आपका एक्चुअल वेट क्या है, आपका एक्चुअल वेट है w इज इक्वल टू mg। तो अब आप कह सकते हो दिस इज द एक्चुअल वेट, दिस इज द एक्चुअल वेट, दिस इज द एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट, ठीक है। और ये जो वेजिंग मशीन ये जो रीडिंग वेजिंग मशीन ले रहा है वो क्या हो गया, ये हो गया एपरेंट वेट, एपरेंट वेट हो गया। तो ये एक्चुअल वेट एपरेंट वेट जो है ये दोनों कब बराबर होते, जब ये लिफ्ट रेस्ट में होता या नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, तो एक्सेलरेशन जीरो होता और तब n इज इक्वल टू mg दोनों केसेस में जो है सो आपका एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट बराबर हो जाता। तो ये जो एपरेंट वेट आया ये एक्चुअली में क्या है, यही वेट आपका लेग महसूस करता है, दिस इज द वेट यू फील्स। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उस केसेस में आपको लगता है कि आपके पाँव का जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल रहा है, और ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि आप इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को महसूस करते हो। और उसको महसूस करने से क्या हुआ, आप देखो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके वेट से क्या हो रहा है, ज्यादा है। When the lift moves upward with a particular accelerations, the normal reaction force on your feet is larger than the case when the lift is at rest or moving with a uniform velocity. अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि when the lift moves upward with particular acceleration, ठीक है, the normal reaction force applied by wedging machine on your feet, since on यहां पर तो लेडी है तो on her feet is larger than the case when the lift is at rest, or moving uniformly या moving with uniform speed, ठीक है, uniform speed। तो ये तो आपका केस था कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो वेजिंग मशीन्स आपका वजन जो इसके रीडिंग में, इस वेजिंग मशीन की रीडिंग में जो आपका वजन शो होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, ये वैल्यू, ये नॉर्मल, ये जो वैल्यू है ये वेजिंग मशीन ये शो करेगा, और इस वैल्यू के हिसाब से आपका वेट क्या हो गया है, तो आपका वेट नॉर्मल वेट से ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब यही लिफ्ट अगर ऊपर नहीं जाके नीचे जाएगी तो ये जो एक्सेलरेशंस ay है जो आपने यहाँ पे, या ये जो ay है, यहाँ भी ay है, ये जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और जब उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो वेजिंग मशीन आपके पाँव पे अप्लाई करेगा वो आपके नॉर्मल वेट से कम हो जाएगा। तो ये चीजें आप लिफ्ट में जब जाते हैं तो इस चीज को आप बकायदा अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि जैसे ही लिफ्ट चलना स्टार्ट करती है ऊपर की ओर, यू फील्स दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन योर लेग एंड द फ्लोर। वो क्या हो रहा है कि चूंकि वो ऊपर जा रही है तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब वो अपवर्ड एक्सिलरेटेड है, इसीलिए आप अचानक से महसूस करते हो कि आपका वेट जो है, पाँव के नीचे आपका वेट जो है सो काफी बढ़ गया है। वही जो ऊपर की ओर जा रही होती है और उसके बाद जब वो क्या होता है, रुकना होता है, तो वो क्या होता है, डी एक्सिलरेट करती है, ठीक है। मतलब जब उसको ऊपर जब उसने ऊपर चला गया जब वो लिफ्ट,
अब क्या है कि उसको क्या रुकना है, तो वो डीएक्सेलरेट होगी, तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा। उस केसेस में आप महसूस करोगे क्या चीज कि उसका जो है सो एक्सेलरेशन क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। आपको लगेगा कि आप हल्के हो रहे हैं, योर वेट हैव बीन रिड्यूस्ड। तो ये जो चीज है वेटलेसनेस का, ये आप लिफ्ट में बकायदा अच्छी तरह से महसूस करते हो। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं कि यू कैन फील दीज इफेक्ट्स योरसेल्फ, ट्राई टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स इन द एलिवेटर दैट इज कमिंग टू स्टॉप आफ्टर डिसेंडिंग। एक चीज बताओ, जब लिफ्ट जो है सो रुक रहा होता है आफ्टर डिसेंडिंग, उसका एक्सेलरेशन किधर की ओर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लिफ्ट जब नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो वो तो नीचे की ओर एक्सेलरेटेड वे में आ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी घट रही है, तो उसको रुकना है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी। तो नीचे की ओर लिफ्ट आ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो गया, जब रुकना होता है उसको, जब वो नीचे का आ चुकी है, अब उसको थोड़ी देर में जब लिफ्ट को रुकना है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। जब वेलोसिटी कम होगी उसकी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका जो मतलब एक्सेलरेशन है वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट एक्सेलरेशन इज अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस केसेस में क्या होगा कि योर अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन W। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि जब क्या होता है कि लिफ्ट जो है, एलिवेटर दैट इज कमिंग टू स्टॉप आफ्टर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब क्या हुआ, नीचे की ओर लिफ्ट आ रही है, अब आप रुकना चाह रही है लिफ्ट, मतलब अपनी वेलोसिटी को वो स्टेप बाय स्टेप कम करेगी। वेलोसिटी कम करने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में उसका एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, मतलब एक्सेलरेशन अल्टीमेटली क्या हो गया, इस केस में एक्सेलरेशन अपवर्ड हो गया। और जब एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेजिंग मशीन पे लगेगा वो क्या होगा, m/g+a हो जाएगा, ay, ठीक है, ये होगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि आपका अपरेंट वेट क्या हो, दिस इज अपरेंट वेट, दिस अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन द वेट, ठीक है। दूसरा केस, और कमिंग टू स्टॉप आफ्टर असेंडिंग, मतलब लिफ्ट जब ऊपर चढ़ाई कर चुकी है, जब ऊपर चढ़ती है लिफ्ट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर चढ़ती है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शंस में होता है जब चढ़ रही होती है। तो एक्सेलरेशन जब अपवर्ड डायरेक्शंस में होगा तो आपको आपके पाँव पे क्या महसूस होगा, आपका क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको लगेगा कि आपका अपरेंट वेट, आपका जो अपरेंट वेट है या वेजिंग मशीन आपको शो करेगा आपके ओरिजिनल वेट से ज्यादा वेट जो है सो वेजिंग मशीन शो करेगा। लेकिन जब ऊपर चली गई है और उसको रुकना है थोड़ी देर में, तो वो क्या होगा, वो डी एक्सेलरेट करेगी, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगी, और नीचे की ओर होगी तो उस केसेस में क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा n = mg-a y। ये क्या होता है, when the lift is dx, when the lift is accelerating downward लिख सकते हो या de-accelerating लिख सकते हो, de-accelerating, या फिर लिख सकते हो accelerating in y डायरेक्शन -y डायरेक्शन। यहाँ जो y एक्सिस था वो ऊपर था, y एक्सिस ऊपर था और -y एक्सिस नीचे था, तो आप लिख सकते हो कि when the lift is de-accelerating, और नहीं तो when the lift is accelerating in -y डायरेक्शन। और क्या लिख सकते हो, when lift is accelerating in -y डायरेक्शन। तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जब लिफ्ट जो है तो क्या होता है, स्टॉप हो रहा होता है आफ्टर असेंडिंग, मतलब चढ़ाई जब चढ़ चुकी है, मान लो कि आपको 5th फ्लोर पे जाना है और लिफ्ट क्या हो गया, 5th फ्लोर पे जाना, लिफ्ट 4th फ्लोर पे है, अब क्या होगा, लिफ्ट उसी वेलोसिटी से तो 5th फ्लोर पे जाएगी नहीं, तो फिर रुकेगी कैसे, तो वो क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को कम करेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इस पे मतलब एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगी। तो उस केसेस में क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपके पाँव पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है सरफेस के द्वारा, वो क्या होगा, आपके वेट से घट गया, मतलब आपको लगेगा कि आपका वेट जो है वो कम हो गया है। तो ये वेटलेसनेस का एक छोटा सा ओवरव्यू था। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए कि वेट क्या है, वेटलेसनेस क्या है। अब इसी में एक छोटा सा केस बनता है कि जब आपका लिफ्ट जो है सो फ्री फॉल में हो, मतलब नीचे की ओर जी एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट फ्री फॉल मोशन में होगा। तो जब फ्री फॉल मोशन में होगा तो क्या होगा, ए वाई की वैल्यू क्या डालोगे, यहाँ पे जी डालोगे, और ए वाई की वैल्यू जी डालोगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि वेजिंग मशीन आपको कोई रीडिंग शो नहीं करेगा और आप खुद भी महसूस करोगे कि आप वेटलेस हो गए हो। और वेटलेस हो गए मतलब क्योंकि लिफ्ट भी जी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिर रही है और ये आदमी भी जी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिर रहा है, तो इस पे आप ये जो वेजिंग मशीन आप पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कैसे करेगा, दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। तो एक तो ये जस्टिफिकेशन बनता है, और नहीं तो आपको पता है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का ये इक्वेशन होता है,
इसमें जब जी की वैल्यू ay में जब जी डालोगे तो जी जीरो हो जाएगा, नॉर्मल एक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब आप वेटलेस महसूस करोगे, कंप्लीटली वेटलेस महसूस करोगे। जब क्या होगा, वो लिफ्ट इज इन फ्री फॉल। और ऐसा ही होता है जब आपका जो स्पेस सैटेलाइट में जो लोग होते हैं बैठे हुए, वो एकदम अपने आप को वेटलेस इसलिए महसूस करते हैं कि स्पेस सैटेलाइट और साथ में जो वो बंदा स्पेस सैटेलाइट में बैठा हुआ होता है, वो आपको क्या होता है कि फ्री फॉल में ही है, वो दे आर इन इनफाइनाइट फ्री फॉल लूप। मतलब जैसे होता क्या है कि आप सपोज करिए कि ये पृथ्वी है, मैंने पहले भी बताया है आपको इसके बारे में, ये पृथ्वी है। अब कोई चीज जैसे मान लीजिए कि ये स्पेस सैटेलाइट है, तो ये चक्कर लगा रही है पृथ्वी का ऐसे करके, तो अगर आप देखिए तो ये फ्री फॉल भी तो है। जैसे सपोज करिए इनिशियल हाइट ये हो गया इसका, थोड़ी देर के बाद क्या आ गया, इसका हाइट ये आ गया, तो ये इतना हाइट तो नीचे गिरा। तो कहने का मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्लैनेट, कोई भी मतलब प्लैनेटरी चीज अगर रोटेट कर रही है अर्थ के अराउंड, इट इज एक्चुअली इन ए फ्री फॉल मोशन। और जब वो फ्री फॉल मोशंस में है तो स्पेस सैटेलाइट खुद भी वेटलेस हो, मतलब स्पेस सैटेलाइट और ये जो आपका जो बंदा है जो स्पेस सैटेलाइट में बैठा हुआ है वो भी फ्री फॉल है, मतलब इसे पर्टिकुलर जी से नीचे क्यों गिर रहा है, तो वो भी अपने आप को वेटलेस ही महसूस करेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई दे फील वेटलेस। अब यही लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आकर के, मान लो कि इसका एक्सेलरेशन जो ay की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जी है, इस केसेस में क्या होगा कि ये जो लेडी होगी, ठीक है, ये जो लेडी होगी वो क्या हो जाएगा, ये सीधे जाकर के टकराए, क्योंकि ये इस क्रैश हो जाएगी, इसके सीलिंग के साथ वो क्रैश हो जाएगी, क्योंकि लिफ्ट तो जी एक्स मैंने इस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, लेकिन ये जो लेडीज है ये तो फ्री फॉल होगा, जी एक्सेलरेशन से गिरेगी, तो फाइनली क्या होगा कि ये इससे जाकर के टकराएगी। तो ये केसेस था हमारा वेटलेसनेस का। आई होप कि थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँगा, और आपको लगता है कि ये यूजफुल है आपके लिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स, हिट द बेल आइकन्स। थैंक यू वेरी मच।